I welcome you back in BST classes. This is BST class of class 11, chapter 3. व्यवसाय की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 3 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर 3 में हम देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को चैप्टर 3 में हम लोगों को पढ़ना है व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, जिसमें हम लोग एकाकी स्वामित्व अथवा एकाकी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल्स मतलब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेड। मतलब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पूरा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है डिस्कशन करना। लेकिन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेड, एकाकी स्वामित्व अथवा एकाकी व्यापार। इसके बारे में लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो व्यावसायिक उपक्रम एक ऐसी इकाई है जो प्रबंध, नियंत्रण, संचालन एवं स्वामित्व के आधार पर स्वतंत्र रूप से संगठित एवं संचालित की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि व्यावसायिक उपक्रम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी इकाई है जो इसका प्रबंध, नियंत्रण, संचालन, स्वामित्व एवं स्वामित्व के आधार पर स्वतंत्र रूप से किया एवं रूप से संगठित एवं संचालित की जाती है। अब आइए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और टाइप्स कितना है सो देखते हैं। उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। पहला है निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र मतलब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पहले हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर में, मिश्रित क्षेत्र ज्वाइंट सेक्टर में, जहां पर कोलैबोरेशन होगा किसका, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का। तो हम लोग देखते हैं कि निजी क्षेत्र में और प्राइवेट सेक्टर किसको करते हैं। तो निजी क्षेत्र निजी लोगों के द्वारा संचालित स्वामित्व जिसका स्वामी निजी क्षेत्र के लोग होते हैं, उस प्रकार के संगठन को, व्यावसायिक फॉर्म को, ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग निजी क्षेत्र के, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जानते हैं। तो निजी क्षेत्र को भी हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है गैर निगमित और दूसरा होता है निगमित। गैर निगमित का मतलब होता है नॉन इनकॉर्पोरेटेड और निगमित का मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड। अब हम लोग गैर निगमित, नॉन इनकॉर्पोरेटेड क्या टाइप्स है, कितने प्रकार के हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप अथवा एकल स्वामित्व, दूसरा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अर्थात संयुक्त हिंदू परिवार से जो बिजनेस संचालित होता है उसको पार्टनरशिप, साझेदारी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ज्वाइंट वेंचर इसके अंतर्गत आते हैं। निजी क्षेत्र के अंतर्गत ये सब ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। उसमें भी गैर निगमित के अंतर्गत आते हैं, नॉन इनकॉर्पोरेटेड के अंतर्गत आते हैं। और निगमित में, निजी क्षेत्र के अंतर्गत निगमित जो है इनकॉर्पोरेटेड है, इसमें आता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, और दूसरा कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस, सहकारी उपक्रम। अब हम लोग सार्वजनिक मतलब पब्लिक क्षेत्र में देखते हैं। पब्लिक क्षेत्र का भी 2 भागों में हम लोग बांट लिए हैं। एक है नॉन इनकॉर्पोरेटेड और दूसरा है इनकॉर्पोरेटेड, मतलब गैर निगमित और निगमित। तो गैर निगमित में, सार्वजनिक क्षेत्र के गैर निगमित में क्या क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अर्थात विभागीय उपक्रम। बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, उसको हम लोग विभागीय उपक्रम बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इनकॉर्पोरेटेड में, निगमित में क्या क्या है, स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन मतलब वैधानिक ऑब्लिक सार्वजनिक निगम और गवर्नमेंट कंपनी, सहकारी कंपनी। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस क्लास में हम लोग केवल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप हैं, लेकिन इसमें हम लोग केवल सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, एकल स्वामित्व बिजनेस के बारे में, क्या होता है एकल स्वामित्व बिजनेस, इसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, इसके बारे में लोग डिटेल्स में बात करने जा रहे हैं या बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। ये हम चैप्टर स्टार्ट किए फॉर्म व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में। तो व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में कैसे प्रारूप को बांटेंगे ये हम तैयार कर दिए। इसके आधार पर पूरा
व्यावसायिक संगठन के प्रकार को समझ सकते हैं। इसलिए ये हम चार्ट बना दिए हैं। इस चार्ट को बार बार प्रत्येक चैप्टर में चार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, प्रत्येक भाग में इसके, तो हम लोग यहाँ पर चार्ट से हम लोग दिखा दिए कि किस तरह से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन संगठन का प्रकार क्या है, कैसे बांटा जाता है, इसके बारे में देख लिए कि निजी क्षेत्र में पहला 3 भाग में हम लोग बांटे, क्या क्या फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो निजी क्षेत्र में बांटे, प्राइवेट सेक्टर में बांट दिए, सार्वजनिक क्षेत्र में बांट दिए, पब्लिक सेक्टर में और ज्वाइंट सेक्टर में बांट दिए। अब निजी क्षेत्र के अंतर्गत इतना है, निजी क्षेत्र को भी हम लोग इनकॉर्पोरेटेड और नॉन कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड में बांट दिए, सार्वजनिक क्षेत्र को भी नॉन कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड में बांट दिए। तो इसमें नॉन इनकॉर्पोरेटेड में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट एकल स्वामित्व है, ज्वाइंट लिमिटेड फैमिली बिजनेस है, संयुक्त हिंदू परिवार और पार्टनरशिप, साझेदारी और ज्वाइंट वेंचर, इसमें इंग्लिश में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। उसी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में हम लोग बात कर चुके हैं क्या क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। तो अब एक एक करके सारा को हम लोग पढ़ना है, सारा तो पढ़ना है, तो अलग अलग टॉपिक में अलग अलग वीडियोस क्लासेस में अलग अलग क्लासेस में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग एकल, जैसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में बोल चुके हैं कि एकाकी स्वामित्व अथवा एकाकी व्यापार में लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए अब हम लोग एकल स्वामित्व व्यापार के बारे में बात करते हैं। तो एकल स्वामित्व व्यापार उस प्रकार के व्यापार को हम लोग कहते हैं जहां पर एक आदमी ही मालिक होता है, अकेले वह उसके प्रबंधन, अपने व्यापार के प्रबंधन को देखता है, संचालन को देखता है और उसके हानि, लाभ और या जो जोखिम होता है व्यापार में उसको वहन करता है अपने आप में। इस प्रकार के व्यापार को हम लोग एकल स्वामित्व व्यापार कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, हमारे मोहल्ले में जो पंसारी की दुकान है, छोटा मोटा कपड़ा का दुकान है, मछली का जो व्यापारी है, नाई है और डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, जो छोटे मोटे फुटकर व्यापारी जो हैं, इस प्रकार के व्यापारी को हम लोग एकल व्यापारी या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हैं, जिसका वो अपने आप में मालिक होता है, खुद मालिक होता है। इस प्रकार के व्यापार को हम लोग एकल स्वामित्व वाले व्यापार करते हैं। छोटे मोटे दुकानदारों को हम लोग एकल स्वामित्व व्यापार कहते हैं, जो हमारे आसपास पड़ोस में पाए जाते हैं। जितने प्रकार के दुकानदार हैं जिसमें एक अकेला स्वयं मालिक होता है, इस प्रकार के व्यापार को हम लोग एकल व्यापारी करते हैं। अब हम लोग इसमें लुई हिन के शब्दों में अगर हम लोग देखें एकल व्यापार क्या है, लुई हिन के शब्दों में, तो लुई हिन बोलना चाहेंगे कि एकाकी स्वामित्व व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। बताया क्या, लुई अपने शब्दों, लुई हिन अपने शब्दों में क्या कह रहे हैं कि एकाकी स्वामित्व मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप व्यवसाय का वह स्वरूप है, मतलब वह फॉर्म्स है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, जो उसके समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी व्यक्ति की होती है, उसकी क्रियाओं का संचालन करता है, जितने भी क्रियाएं हैं उस व्यवसाय की क्रियाओं का खुद संचालन करता है, लाभ एवं हानि का संपूर्ण भार स्वयं उठाता है। तो इस प्रकार के व्यवसाय को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या एकाकी स्वामित्व वाला व्यवसाय कहते हैं। अगर हम अपने शब्दों में इसको परिभाषित करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एकाकी स्वामित्व व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप है जिसकी स्थापना एक ही व्यक्ति द्वारा होती है तथा वही उस व्यापार का स्वामित्व होने के साथ साथ प्रबंध एवं संचालक भी होता है। लाभ हानि का भागी वही होता है, उसी का व्यापार पर पूर्णतः आधिपत्य होता है। तो इस प्रकार मतलब वही लाभ हानि भी देखेगा और पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी का होगा, स्वामित्व आधिपत्य भी उसी का होगा। इस प्रकार के व्यापार को हम लोग एकल व्यापार कहते हैं, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। एकाकी व्यापार के परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हमारे बच्चों के मन में, विद्यार्थियों के मन में सदैव प्रश्न रहता है। क्या प्रश्न रहता है कि क्या एकाकी व्यापार सदैव छोटा होता है? इज सोल ट्रेडिंग ऑलवेज स्मॉल? क्या एकाकी व्यापार क्या सदैव छोटा रहता है? इसका उत्तर नहीं है। एकाकी व्यापार नहीं, ऐसा नहीं कि सदैव छोटा रहता है। हम जहां तक जानते हैं कि एकाकी व्यापार सीमित संसाधन होते हैं, क्योंकि एक ही आदमी मालिक होता है, तो छोटा तो होता है लेकिन सदैव छोटा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एकाकी व्यापार और एकल जो स्वामी होता है वह अपने व्यापार को बढ़ा सकता है, तो कर्मचारी रख करके
और उसके व्यापार जो वृद्धि कर रहा है उसमें जो पूंजी की आवश्यकता होगी उन पूंजी को बैंक से प्राप्त करके या दूसरे इंस्टीट्यूशन संस्थाओं से ऋण लेकर के वह अपने व्यापार क्षेत्र को कार्य क्षेत्र को बढ़ा सकता है। तो बच्चों के दिमाग में जो ये प्रश्न हमारे हमेशा आता है, बच्चों का जब एकाकी व्यापार का स्वामित्व के बारे में पढ़ता है, एकाकी व्यापार के बारे में पढ़ता है, तो क्या उसके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या एकाकी व्यापार सबसे छोटा होता है? तो इसका आंसर है सिंपली नो। मतलब एकाकी व्यापार हमेशा छोटा नहीं होता है, प्राय छोटा होता है। हम लोग यह कह सकते हैं कि प्राय छोटा होता है, लेकिन हमेशा छोटा ही होगा ये जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है। स्वामित्व जो एकल स्वामी होता है वह कर्मचारी रख करके अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है, ऋण लेकर के अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है। हाँ, लेकिन उसका उत्तरदायित्व, स्वामित्व, संचालन का सारा उत्तरदायित्व उसी व्यापारी के ऊपर, उसी व्यक्ति के ऊपर होगा। तो अपेक्षाकृत दूसरे व्यापार से अपेक्षाकृत यह छोटा होता है, लेकिन एकदम छोटा होता है यह जरूरी नहीं है। अब हम लोग इससे एकाकी व्यापार की विशेषताओं के बारे में, हम लोग एकाकी व्यापार के लक्षण और विशेषताओं के बारे में, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जानते हैं कि एकाकी व्यापार का विशेषता क्या है, कैसा होता है एकाकी व्यापार, इसमें क्या प्रमुख बातें हैं। विशेषता का मतलब उस व्यापार में क्या प्रमुख बातें हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि यह व्यापार एकाकी व्यापार की श्रेणी में रखा जाएगा, क्या चीजें होंगी इस व्यापार में, कैसे हम लोग कहेंगे कि यह व्यापार एकाकी व्यापार है, एकाकी संयुक्त व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो पहला विशेषता है एकाकी स्वामित्व, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक ही आदमी मालिक होगा। जिस व्यापार में एक ही आदमी मालिक होगा तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि इस प्रकार का व्यापार एकल स्वामित्व व्यापार में सोल प्रोप्राइटरशिप वाले व्यापार हैं। मतलब जिस व्यापार में केवल एक ही व्यक्ति मालिक होगा उस प्रकार के व्यापार को हम लोग आराम से कहेंगे कि यह सोल प्रोप्राइटरशिप व्यापार है। अगर हम लोग दूसरी विशेषता के बारे में पढ़ें तो असीमित उत्तरदायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। एकल व्यापार का मालिक एक आदमी होता है तो उसके ऊपर लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का तात्पर्य यहाँ पर है कि एकल व्यापारी के द्वारा जो व्यवसाय को स्टैब्लिश किया गया है, जो व्यापार को अपना चालू किया है, प्रारंभ किया, जो व्यापार जो स्टैब्लिश्ड व्यापार है उसमें जो पूंजी लगाया है, अगर व्यापार किसी तरह से डूब जाती है तो वह ऋण को जो चुकता करेगा, ऋण को, पूंजी को जो रिटर्न करेगा, पूंजी को निपटारा जो करेगा, केवल व्यापार की संपत्तियों को बेच करके नहीं बल्कि उसकी व्यक्तिगत संपत्तियों को भी बेच करके व्यापार की जो भी ऋण है, ड्यूज जो भी है, उसको चुकता किया जाएगा। अर्थात जो भी बकाया है, थर्ड पार्टी जो भी बकाया है, तो केवल व्यापार के पूंजियों को, व्यापार की संपत्तियों को बेच करके ही उसको पूरा नहीं किया जाएगा, बल्कि स्वामी की जो व्यक्ति उस व्यापार का मालिक है उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच करके उस ऋण को चुकता करना होगा। ये असीमित लायबिलिटी का मतलब होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब केवल व्यापारिक संपत्तियों को बेचकर ही लायबिलिटी को पूरा न करना, बल्कि उसके व्यक्तिगत संपत्तियों को भी बेच करके उसकी जो लायबिलिटीज है, व्यापार की जो लायबिलिटी है, उसको पूरा करना होगा। ये होता है असीमित उत्तरदायित्व। अब अगर हम लोग तीसरे वैधानिक शिष्टाचारों से मुक्ति, मतलब वैधानिक शिष्टाचारों से मुक्ति का मतलब है नो लीगल फॉर्मेलिटीज। किसी भी छोटे व्यापार को, एकल स्वामित्व व्यापार को स्टार्ट करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत का मतलब होता है वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, या उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शनेबल चीजें नहीं होना चाहिए। अगर वह व्यक्ति स्वतंत्र व्यापार करने के लिए या सरकारों के द्वारा कोई सरकार किसी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है तो वैसा व्यापार वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए जैसे शराब की बिक्री हो गई और दूसरे इलीगल वस्तुओं की बिक्री है, तो उस प्रकार के व्यापार के लाइसेंस की जरूरत होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है। लेकिन कुछ बाकी जो व्यापार हैं, अगर वह व्यक्ति पागल नहीं है, दिवालिया नहीं है, माइनर नहीं है, मतलब जिसकी आयु 18 साल से नीचे नहीं है, तो इस प्रकार के व्यक्ति अगर है तो वह आराम से किसी प्रकार के व्यापार को प्रारंभ कर सकता है। अर्थात उसमें वैधानिक शिष्टाचार से मुक्ति होती है, नो लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम लोग पूंजी पर एकाधिपत्य, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप ऑन कैपिटल, मतलब जो मालिक होता है उसका पूंजी पर एकाधिकार होता है, मतलब पूंजी का वो खुद मालिक होता है, क्योंकि उसी के द्वारा लगाया हुआ पूंजी होता है, पूंजी वही लगाता है, तो मालिक खुद वही होगा।
चाहे वो ऋण लेकर के पूंजी लगाए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से या और किसी अपने रिलेटिव से ऋण लेकर के अगर पूंजी लगाता है तो मालिक सिर्फ और सिर्फ वही होता है, क्योंकि पूंजी की हानि की दृष्टि में उत्तरदायित्व किस पर होता है? उसी के ऊपर होता है। तो अर्थात पूंजी का एकाधिपत्य स्वामित्व वही होता है। पूंजी वो चाहे जहां से ही प्राप्त किया हो, क्योंकि उस पूंजी को रिटर्न करना उसी का दायित्व होता है, वही उस पूंजी को रिटर्न भी करता है। उसके लिए बिजनेस का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर होता है। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजी पर एकाधिपत्य, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप ऑन कैपिटल। कैपिटल पर केवल और केवल वही मालिक होता है। अगर हम लोग व्यापार की 5वें पॉइंट में व्यापार के चुनाव की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन ऑफ बिजनेस के बारे में बात करें तो वह मालिक है, वो पूंजी को लगा रहा है, सारा निर्णय वह ले रहा है, व्यवसाय को संचालन वह कर रहा है, तो उसका ये फ्रीडम होता है, वो किस प्रकार का व्यापार करेगा, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। वो चाहे पंसारी की दुकान स्टार्ट करे या मछली का व्यवसाय करे या छोटा मोटा सैलून खोल करके बैठ जाए या छोटा मोटा कपड़ा का दुकान लेकर के बैठ जाए या टेलीकम्युनिकेशन और टेलीफोन बेचने लगे, तो इस प्रकार के व्यापार के लिए फ्रीडम है, वो सिलेक्शन ऑफ फ्रीडम, वो किस प्रकार का व्यापार करेगा ये उसके विवेक पर, उसकी बुद्धि पर और उसकी कैपेबिलिटी, क्षमता, किस व्यापार में अपना आपको नॉलेज रखता है, किस व्यापार की उसकी जानकारी है, कौन सा व्यापार वो कर पाएगा, इसके लिए वो खुद स्वतंत्र है, क्योंकि वह पूंजी लगा रहा है। तो उसकी स्वतंत्रता यह है कि वह व्यापार का चुनाव खुद ब खुद करेगा, किस व्यापार में उसको लाभ होगा, किस व्यापार की उसकी जानकारी है, ताकि वह व्यापार आसानी से सकुशल कर सके। तो सिलेक्शन, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, एकाकी प्रबंध, शोर मैनेजमेंट, जब वह खुद पूंजी लगा रहा है, व्यापार का निर्णय वही ले रहा है, व्यापार किस प्रकार का व्यापार करेगा वो खुद यह निर्णय ले रहा है, व्यापार को स्टार्ट कर रहा है, संचालित कर रहा है, तो व्यापार की जितने भी मैनेजमेंट के काम होगा, क्योंकि उसमें लाभ या हानि खुद वहन करेगा, जोखिमों को खुद वहन करेगा, तो उसका मैनेजमेंट वह खुद खुद पर स्वामित्व होता है, वह खुद उसका निर्णय लेता है। क्या निर्णय लेना है, वो निर्णय सही हो या गलत हो, उसके विवेक पर डिपेंड करता है। उसके व्यवसाय की सफलता या असफलता उसकी बुद्धि और उसकी कार्य क्षमता, कुशलता, इफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के व्यापार को संचालन कर रहा है। तो सोल मैनेजमेंट होता है, एकाकी व्यापार का स्वामित्व या मैनेजमेंट प्रबंधन केवल और केवल वह व्यापारी ही देखता है, वह व्यक्ति ही उस मैनेजमेंट के कार्य को देखता है। अगर हम लोग कार्य क्षेत्र की निर्धारित सीमा, मतलब लिमिटेड एरिया ऑपरेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साधारणतः क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत लार्ज नहीं होता है इन जनरल, क्योंकि एक आदमी मालिक होता है, तो एक आदमी अपने कितना भी कर्मचारी रखे तो उसकी एरिया बहुत लिमिटेड एरिया होती है, ऑपरेशन एरिया लिमिटेड होती है, मतलब वो जहां पर भी व्यवसाय करेगा वो एरिया अन्य व्यवसाय के तुलना में, अन्य दूसरे व्यवसाय फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके तुलना में इसका एरिया बहुत सीमित होता है, छोटा एरिया में ये अपना बिजनेस को संचालित और निर्धारित करता है, क्योंकि इसको खुद को देखना है, तो कितना देख पाएगा। तो एक अकेला जितना ज्यादा बढ़ा सकता है, बिजनेस को ग्रो कर सकता है, उतना दूर तक वो अपना देख सकता है। मतलब फिर भी अगर हम बात करें दूसरे बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में बात करें तो इसका एरिया लिमिटेड होता है। तो हम पहले बताए कि बच्चों के दिमाग में पहले क्वेश्चन आता है, क्या एकाकी व्यापार हमेशा छोटा होता है? जी नहीं, छोटा नहीं होता है, अपेक्षाकृत बड़ा होता है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तुलना करें तो दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में हमेशा छोटा होता है, ये हम लोग याद रखेंगे। अगर हम सुगम प्रारंभ तथा अंत, मतलब इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व, या एकाकी व्यापार, एक आदमी का निर्णय लेने की क्षमता है, उसके वो पूंजी लगाता है तो पूंजी का निर्धारण वही करता है, आराम से वो व्यवसाय का चुनाव करता है कि उनको कौन सा व्यवसाय करना है, इसके आधार पर वो पूंजी लगाता है, अपने एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ बिजनेस करता है, तो आराम से वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। डिसॉल्व तुरंत, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के साथ साथ व्यापार भी अंत हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर वो व्यापार में उसको प्रगति नहीं हो रही है, वो देख रहा है कि इस व्यापार को हम ठीक ढंग से सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं, तो हो सकता है वो व्यापार को बंद तुरंत कर दे और अपना दूसरा फिर व्यापार व्यवसाय स्टार्ट कर ले। तो ये इजी टू स्टार्ट है और इजी टू डिसॉल्व है, मतलब सुगम प्रारंभ और अंत, मतलब आराम से ये स्टार्ट कर सकता है और आराम से अंत कर सकता है व्यवसाय का। व्यापार से पृथक अस्तित्व नहीं, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम बिजनेस, मतलब व्यापारी का व्यापार से एग्जिस्टेंस अलग नहीं है। व्यापार का मतलब व्यापारी और व्यापारी का मतलब व्यापार। यहाँ पर यह कहने का तात्पर्य है कि व्यापार के जितने भी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो व्यापारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहने का तात्पर्य अगर हम इसको इस ढंग से समझें कि व्यापार में होने वाले लाभ हानि का निर्धारण या लाभ हानि का कौन वहन करेगा, सिर्फ और सिर्फ व्यापारी करेगा। तो उसमें जो भी जोखिम है कौन उठाएगा, व्यापारी उठाएगा। तो उसमें अगर कोई हानि हो रहा है तो कौन उठाएगा, व्यापारी उठाएगा। अगर उसमें कुछ लॉस हो गया तो उसको व्यापार की संपत्तियों को ही बेच करके नहीं, बल्कि अपने पर्सनल एसेट्स को ही बेच करके उन लॉस को, वो जो पूंजी का लॉस हुआ या जो भी लॉस हुआ, हानि हुई, उसका निपटारा करना होता है। इसलिए इसका एग्जिस्टेंस व्यापारी के साथ है, मतलब व्यापारी से पृथक अस्तित्व व्यापार का नहीं होता है। मतलब व्यापार मतलब व्यापारी, और व्यापारी का मतलब व्यापार, मतलब व्यापार का एसेट्स व्यापारी का एसेट्स, और व्यापारी का एसेट्स व्यापार का एसेट्स। कहने तक अगर कोई लॉस हो रहा है तो व्यापारी को अपने पर्सनल संपत्ति को बेच करके उसका निपटारा करना होगा, केवल व्यावसायिक संपत्तियों को बेच करके नहीं। इसकी लायबिलिटी हम लोग पहले पढ़ चुके। इसकी लायबिलिटी क्या होती है, अभी हम लोग पढ़ चुके। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, असीमित उत्तरदायित्व होता है, सीमित नहीं है, उत्तरदायित्व असीमित है। मतलब जितनी भी लॉस होंगी उसका सारा निपटारा उसी को करना पड़ेगा। उपयुक्तता, सुटेबिलिटी, यह इस प्रकार का व्यवसाय छोटे व्यापारियों के लिए बहुत सुटेबल होता है, छोटे व्यवसाय के लिए बहुत सुटेबल होता है। तो इस प्रकार का व्यापार जो सोल प्रोप्राइटरशिप व्यापार होता है वो छोटे व्यवसाय, फुटकर व्यापारियों के लिए बहुत ही आसान होता है। तो इसके फीचर्स को हम लोग देख लिए, सबके बारे में हम लोग देख लिए, फीचर्स को डिस्कस करना है। तो अगर ये सब फीचर्स किसी व्यवसाय में होगा तो उस प्रकार के व्यवसाय को हम लोग एकल व्यवसाय कहेंगे, अन्यथा उसको एकल व्यवसाय हम लोग नहीं कर सकते। अब हम एकल व्यापार, एकाकी स्वामित्व पर वैधानिक प्रतिबंध, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, फिर भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस सोल प्रोप्राइटरशिप कुछ है, अथवा एकाकी व्यापार की वैधानिक स्थिति क्या है, लीगल पोजीशन ऑफ सोल ट्रेडिंग क्या है, वो हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एकल व्यापार स्टार्ट करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, फिर भी लीगल पोजीशन क्या है व्यापार का उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा। तो अनुबंध करने की क्षमता, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि हम लोग पहले बता चुके कि एकल व्यापारी के लिए व्यापारी को 18 साल से ज़्यादा उम्र का होना होगा, मतलब मिनिमम 18 साल का होना होगा, 18 साल से कम उम्र का नहीं होना होगा, दिवालिया नहीं होना होगा, पागल नहीं होना होगा। तो इस प्रकार का व्यक्ति अगर है तो वह किसी भी प्रकार के अनुबंध कर सकता है, किसी प्रकार का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, कॉन्ट्रैक्ट को जा सकता है। तो रूल क्या है, नियम क्या है कॉन्ट्रैक्ट में जाने का, मिनिमम उसका एज 18 साल होना होगा, पागल दिवालिया नहीं होना होगा, और ऐसा बिजनेस उसको करना है जिस बिजनेस में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो सरकारों के द्वारा। असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसके बारे में हम लोग पहली बात कर चुके हैं कि असीमित दायित्व क्या है। असीमित दायित्व का मतलब होता है कि अगर व्यवसाय लॉस में है, अगर व्यवसाय को लाभ नहीं हो रही है, व्यवसाय लॉस में जा रही है, और जो स्वामी है, व्यवसाय का जो स्वामी है, मालिक है, व्यवसाय को बंद कर देना चाहता है व्यवसाय, तो उसके अंदर बंद करने के उपरांत या उसमें जो लॉस या हानियां हो रही है, उसमें जो दायित्व उत्पन्न हो रहा है, केवल व्यवसाय की संपत्तियों को बेच करके ही नहीं उस दायित्व को पूरा करना है, उन दायित्व को पूरा मालिक के प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेच करके पूरा करना होगा। अर्थात जो स्वामी है उसका पर्सनल प्रॉपर्टी अगर है तो भी उसके प्रॉपर्टी को बेच करके उस दायित्व को पूरा करना, उसमें होने वाली हानियों को, जोखिमों को पूरा करना है। ये होता है असीमित दायित्व का मतलब। वैध व्यवसाय, लीगल बिजनेस के बारे में बताएं कि एकल व्यापारी एक फ्रीडम है, फ्रीडम टू सिलेक्शन है, किसी प्रकार का व्यापार कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ व्यवसाय ऐसा है जिसमें लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, और उस प्रकार के व्यवसाय अगर कोई स्वामित्व, एकल स्वामित्व करना चाहता है तो कर सकता है, तो उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज करना होगा, जैसे शराब का निर्माण करना और शराब को बेचना। तो इस प्रकार का जो व्यवसाय है वो उस व्यवसाय के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत होती है। अर्थात व्यवसायी को, स्वामित्व को, एकल स्वामित्व को वैध व्यवसाय, लीगल बिजनेस करना है, ठीक है। अगर हम लोग इसका कर संबंधी नियमों की पूर्ति, मतलब कॉम्प्लायंस ऑफ टैक्सेशन रूल्स, एकल व्यापारी जो व्यापार कर रहा है उसमें जो गवर्नमेंट का रूल्स है, टैक्सेशन रूल्स है, उसको दायित्व को पूरा करना, उस मानकों को पूरा करना है, और जो टैक्स लायबिलिटी होता है उसको पेमेंट करना है, जैसे जीएसटी है और जो कर है, इनकम टैक्स वगैरह जो है, उस लायबिलिटीज को पूरा करना है, एकल व्यवसायी का दायित्व है।
जन विरोधी कार्य नहीं, वर्क्स अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन प्रोहिबिटेड। मतलब इस प्रकार का कार्य एकल व्यापारी नहीं कर सकता है जो जन विरोधी है या जिसको सरकारें मना करके रखी हैं, जिस पर प्रतिबंधित है, तो जन विरोधी कार्य एकल व्यापारी नहीं कर सकता है। बाकी हर एक प्रकार का कार्य एकल व्यापारी कर सकता है। अब हम एकाकी व्यापार के गुण अथवा लाभ, मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। क्या है? तो पहला, सुगम प्रारंभ एवं अंत, इजी स्टार्ट एंड डिसॉल्व। हम जानते हैं कि एकाकी व्यापार क्या होता है, एक आदमी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, तो आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसको स्टार्ट कर क्योंकि वो खुद निर्णय लेता है, पूंजी का निर्धारण, वो पूंजी कहाँ से प्राप्त होगा इसका निर्णय वो लेता है, व्यापार क्या करना है उसका निर्णय लेता है, तो आराम से इसको स्टार्ट कर सकता है। अगर व्यापार में उसको प्रगति नहीं लग रही है या उसकी मृत्यु हो जाती है अचानक, तो व्यापार का अंत भी हो जाता है। उसकी मृत्यु के साथ व्यापार अंत हो जाता है, या उसके डिसीजंस के साथ कि नहीं अब ये व्यापार नहीं करना है, हमको दूसरा व्यापार करना है, तो उस व्यापार का अंत हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका एक लाभ है हम लोगों का कि आराम से स्टार्ट कर सकते हैं और डिसॉल्व भी आराम से हो जाता है। सुगम प्रारंभ एवं सुगम अंत, शीघ्र निर्णय, प्रॉम्प्ट और डिसीजन। एकल व्यापार होता है, भले उसमें कर्मचारी हो, लेकिन निर्णय कौन करेगा? एकल स्वामित्व, मालिक खुद निर्णय लेगा, तो निर्णय क्या होगा? डिसीजन शीघ्र होगा, क्विक डिसीजन होगा, प्रॉम्प्ट होगा, तुरंत वो निर्णय ले सकता है। जैसे मान लीजिए एक व्यापारी, कपड़ा का व्यापारी है, वो कपड़ा बेच रहा है, या मछली का व्यापारी मछली बिक्री कर रहा है, या पंसारी का दुकान है, उसमें जो सामान वो बेच रहा है, भले उसमें कर्मचारी है, लेकिन अगर उसको किसी निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होगी जिससे उसका व्यापार प्रभावित होता होगा, तो वो तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखता है, अर्थात क्विक डिसीजन होता है एकल व्यापारी। कार्य में लगन, इंटरेस्टिंग वर्क, वो जानता है एकल व्यापारी का क्या है, कार्य में लगन होता है, क्योंकि ये वो जानता है कि जितना अधिक कार्य करेगा या जितना अधिक लाभ होगा वह उसका पर्सनल लाभ है, इसलिए कार्य में लगन होता है और उसके द्वारा पसंद किया गया व्यापार होता है, तो उसमें वो इंटरेस्ट, वो ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, उसका कार्य में लगन होता है। गोपनीयता, सीक्रेसी, व्यापार में वो किस प्रोडक्ट को कितने दाम में खरीद कर लाया है, प्रोडक्ट का क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, कैसे डील करना है कस्टमर को, और व्यवसाय की अगर कुछ सीक्रेसी है तो सीक्रेसी को, गोपनीयता को आराम से मेंटेन कर सकता है। सीक्रेसी व्यवसाय के बाहर नहीं जाती है, अर्थात क्योंकि वो एकल स्वामित्व है, खुद निर्णय लेता है, तो वह आराम से गोपनीयता को मेंटेन कर सकता है, गोपनीयता रख सकता है, सीक्रेसी रख सकता है। मितव्ययिता, इकोनॉमी, एकल व्यापार बहुत इकोनॉमी होता है, कम खर्चीला होता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती है, तो स्वामी खुद होता है, तो उसका निर्णय खुद ले सकता है किसी भी चीजों का, तो इकोनॉमी होती है, मितव्ययी होती है। व्यक्तिगत संपर्क, पर्सनल कॉन्टैक्ट, एकल व्यापारी का क्या होता है, कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, कस्टमर उसके ख्याति से, उसके रेपुटेशन से प्रभावित, उसके गुडविल से प्रभावित होकर के उसके व्यवसाय को, उसके पास व्यापार करने के लिए आते हैं, उससे सामान वस्तु को खरीदने के लिए आते हैं। तो ये क्या होता है, मोहल्ला, छोटे छोटे स्थानों में व्यापार होता है, तो उसका वहाँ के लोकल आदमियों से पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है, पर्सनल रिलेशन वो डेवलप कर लेता है, तो इसमें व्यक्तिगत संबंध होता है, व्यक्तिगत संपर्क होता है। पूर्ण नियंत्रण, कंप्लीट कंट्रोल, एकल व्यापार में क्या होता है, व्यापारी का कंप्लीट कंट्रोल होता है, क्योंकि वो खुद मालिक है, खुद डिसीजंस ले रहा है, उसका पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, व्यवसाय में पूंजी लगाया है, तो उस पर पूरा का पूरा व्यवसाय का उस पर क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। व्यवसाय का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस, एकल व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें वस्तुओं का बहुत आसानी से विकेंद्रीकरण होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स होता है। क्या होता है, थोक व्यापारी से, ये छोटे फुटकर व्यापारी लोग थोक व्यापारी से व्यापार सामान खरीद करके लाते हैं, वस्तुओं को खरीद करके लाते हैं, और अपने लोकल स्थानों पर, अपने मोहल्ला में, गली में और अपने लोकल जगहों में, एरियाओं में उस व्यवसाय को करता है, उस वस्तुओं को भी बेचता है, तो अर्थात व्यवसाय का विकेंद्रीकरण होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक अच्छा एग्जाम्पल है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस का अच्छा एग्जाम्पल है। व्यवसायिक चयन की स्वतंत्रता, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एकल व्यापारी खुद निर्णय लेता है, वह पूंजी लगाता है, वो अपनी कार्य क्षमता को जानता है, व्यवसाय की रुचि में जानता है, किस व्यवसाय में उसकी रुचि है, मोबाइल बेचने में उसकी रुचि है, या पंसारी की दुकान चलाने में रुचि है, या इंटरनेट का साइबर कैफे में उसकी रुचि है, तो उसकी रुचि के अनुसार वह व्यवसाय का निर्धारण करता है, चयन करता है। फ्रीडम ऑफ बिजनेस, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस उसके अंदर होता है, वो कर सकता है। समस्त लाभ लेने का अधिकार, मोनोपोली ऑफ प्रॉफिट, कि एकल व्यापारी क्या है, खुद मालिक है, खुद डिसीजंस लेता है,
और सारी पूंजी उसी के द्वारा लगाया गया है, तो उसमें कुछ लाभ या हानि होगा तो वही वहन करेगा, तो उसका लाभ पर एकाधिकार होता है। कार्य इनमें सामंजस्य हार्मोनी। एकल व्यापार में क्या होता है, बहुत ज्यादा कर्मचारी नहीं होता है, सीमित मात्रा में कर्मचारी होता है, तो वो पर्सनल कांटेक्ट रखता है कर्मचारियों से, मधुर संबंध बना करके रखता है। वो जानता है कि यह व्यवसाय जितना ग्रो करेगा, व्यवसाय जितना डेवलप करेगा, इसका सारा लाभ हमें को मिलेगा। अर्थात वह कर्मचारियों के साथ एक मधुर संबंध बनाता है। मनमुटाव की स्थिति इस प्रकार के व्यवसाय में नहीं देखने को मिलता है, नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एकल व्यापारी अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, तो वो जानता है कि यह व्यवसाय हमारा है, हम मालिक हैं, हम स्वामी हैं, तो उसके अंदर अपने आप का कॉन्फिडेंस होता है, व्यवसाय का कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। सतर्कता, कॉशियसनेस, तो व्यापार में जो भी लाभ या हानि होगा, जो भी जोखिम होगा, वो जानता है। अगर लॉस होगा तो वो कॉशियस रहता है, जागरूक रहता है कि क्या घटने वाला है, किस वस्तु में क्या चेंजेस आने वाला है, बिजनेस एनवायरनमेंट के प्रति वो जागरूक रहता है, सतर्क रहता है, क्योंकि उसमें अगर लॉस होगा तो उसका वहन उसी को करना पड़ेगा, इसलिए वो सतर्क रहता है। और ये सतर्कता का अगर लाभ होता है तो उसको बेनिफिट उसको मिलता है, इसलिए वो बहुत कॉशियस रहता है, सतर्क रहता है। पैतृक ख्याति से लाभ, बेनिफिट फ्रॉम इनहेरिटेड गुडविल। अगर मान लीजिए कि वह इस प्रकार का व्यवसाय, अगर उसके पूर्वजों का व्यवसाय सेटअप किया हुआ है और वो फिर उस प्रकार के व्यवसाय को रन कर रहा है, तो पूर्वजों की ख्याति या पर्सनल ख्याति से भी वो व्यवसाय का रेपुटेशन बना लेता है और व्यवसाय अपने समाज में एक ख्याति प्राप्त कर लेता है। उस ख्याति के आधार पर उसका व्यवसाय रन करता है, चलता है। व्यक्तिगत गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्वालिटी। अब वह व्यवसाय को निर्धारण करता है, व्यवसाय का मैनेजमेंट करता है, व्यवसाय का संचालन करता है, तो उसके अंतर्गत ये मैनेजमेंट की क्वालिटी डेवलप होती है और वो मैनेजमेंट और पर्सनालिटी उसका डेवलप होता है। व्यवसाय करने के साथ साथ उसके अंदर जो मैनेजमेंट स्किल है वो बाहर आकर के निकलता है, वो व्यवसाय को अच्छा रूप से, सुचारू रूप से चला सकता है। मिसलेनियस, विविध लाभ। मिसलेनियस एडवांटेज क्या क्या है इसमें? इतने लाभ देखने के बावजूद कुछ और लाभ है जिसको हम लोग विविध लाभ या मिसलेनियस एडवांटेज कहें। इसमें प्रत्यक्ष प्रेरणा, मोटिवेशन, डायरेक्ट मोटिवेशन। अगर लाभ होता है, वो व्यवसाय को अच्छा से रन कर ले रहा है, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है, तो प्रत्यक्ष प्रेरणा मिलती है। और सामाजिक महत्व भी उसका समाज में, सोसाइटी में भी नाम हो जाता है, सामाजिक महत्व बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, वो राष्ट्र के योगदान में, बेरोजगार बैठा हुआ नहीं, अपना रोजगार अपने खुद चला रहा है, तो राष्ट्र का योगदान में भी राष्ट्रीय महत्व भी उसका बढ़ जाता है। वह टैक्स पेयर हो जाता है, टैक्स देता है सरकार को, तो इससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम भी देश की सेवा में, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हम देश पर बोझ नहीं हैं, बेरोजगार बैठे नहीं हैं, हम अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करके अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार का जीवन निर्वहन कर रहे हैं, तो इससे उसका मोटिवेशन बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस प्रकार हम लोग देखिए कि एकाकी व्यापार में इतने सारे गुण हैं, इतने सारे मेरिट्स हैं। इतना मेरिट्स होने के बाद भी इस प्रकार के व्यापार में कुछ डिमेरिट्स हैं, अब हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। आइए हम लोग एकाकी व्यापार के अवगुण अथवा दोष, डिमेरिट और डिसएडवांटेज ऑफ सॉल्व ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। तो पहला है असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। हम लोग पहली बात कर चुके हैं, फीचर्स में भी बताया कि एकाकी व्यापार का असीमित लायबिलिटी मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी। असीमित मतलब कोई सीमा नहीं लायबिलिटी, जितनी भी इसमें हानियां होंगी उसको केवल व्यापार के, व्यवसाय के संपत्ति को ही बेच करके नहीं, बल्कि स्वामी के, मालिक के पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके पूरा करना होता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, अवगुण है। सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्स। दूसरा गुण क्या है? इसमें रिसोर्स लिमिटेड है, चाहे वो मैनेजरियल स्किल के लिमिटेशंस की बात हो या कैपिटल की बात हो या एरिया ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशंस की बात हो, तो संसाधन जो है, रिसोर्स है, वो लिमिटेड है, स्कोप लिमिटेड है। यहाँ पर लिमिटेड स्कोप। हम लोग सीमित प्रबंधन चातुर्य, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी की बात करते हैं। इस प्रकार के व्यापार में लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होता है, क्योंकि एक ही आने मालिक होता है और उसका जो विवेक होगा या उसकी जो एफिशिएंसी होगी या उसका जो कार्य क्षमता होगा, मैनेजरियल स्किल होगा, यही क्या होगा? सीमित होगा। दूसरे व्यवसाय के माध्यम से, अगर दूसरे व्यवसाय में हम लोग देखेंगे तो बड़ा बड़ा एक्सपर्ट लोग रहते हैं जो मैनेजमेंट की डिग्री लेकर के मैनेजमेंट का कार्यभार संभालते हैं, मैनेजमेंट को देखते हैं। यहाँ तो एक अनपढ़ भी व्यापार को स्टार्ट कर सकता है, तो उसका जो एफिशिएंसी है, मैनेजरियल स्किल है, वो चातुर्य जो है वो लिमिटेड है।
तो यहाँ पर मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई करके बहुत बड़ा विद्वान होकर के मैनेजमेंट का काम व्यवसाय को देख रहा नहीं। जो व्यवसाय खुद है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़ हो, तो वो मैनेजरियल स्किल को, उसके मैनेजमेंट का कार्य क्षमता को देखता है, व्यवसाय की मैनेजमेंट को देखता है, व्यवसाय के प्रबंधन को देखता है। इसलिए यहाँ पर सीमित प्रबंध चाहती है, लिमिटेड मैनेजरियल एक्टिविटी है। अनुपस्थिति में क्षति, लॉस इन एब्सेंस। अगर हम बात करें इसकी डिसएडवांटेज का, दोष का, तो एक ये भी दोष है। क्या है? अनुपस्थिति में क्षति। अगर मान लीजिए किसी कारण से व्यापारी बीमार है या उसके घर में और किसी प्रकार का वर्क है, काम है, तो उसको क्या करना होगा? अपने व्यापार को शट डाउन कर देना होगा, और जितना दिन शट डाउन रहेगा तो उतना दिन उसके व्यापार में क्षति होगा, क्योंकि ऑपरेशन नहीं होगा, ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो लॉस होगा। तो अनुपस्थिति में क्षति। अगर मान लीजिए कर्मचारी भी रखता है, सपोज वो कर्मचारी रखा है, पेड कर्मचारी रखा है, तो भी उसकी अनुपस्थिति में क्षति होगी, क्योंकि वह जिस प्रकार से डील करेगा कस्टमर से, उस प्रकार से उसके कर्मचारी डील नहीं करेंगे, क्योंकि कर्मचारी केवल समझेगा कि हम एक किसी अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, तो हम केवल और केवल सर्विस के लिए आए हैं। हमारा चाहे कस्टमर परचेस करे या ना करे, तो उससे हमको कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, मेरा वेतन में कोई त्रुटि नहीं होगी। वहीं अगर व्यापारी की उपस्थिति होगी तो व्यापारी हमेशा चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को डील करने के बारे में, क्योंकि जानता है कि व्यवसाय का लाभ अगर होगा तो उसका लाभ उसी को प्राप्त होगा, इसलिए उसकी अनुपस्थिति में क्षति होती है। अगर हम लोग पांचवा अस्थायी अस्तित्व अथवा व्यवसाय का सीमित जीवन, टेम्पोररी एग्जिस्टेंस और लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस। तो इसका क्यों टेम्पोररी लाइफ है बिजनेस का? क्योंकि अगर व्यवसायी को, जो व्यवसाय कर रहा है, उसको किसी प्रकार की हानि होने लगी या उसको उस व्यवसाय में रुचि न रह गई, तो वो व्यवसाय को क्या करेगा? शट डाउन कर देगा, बंद कर देगा। और अगर पूंजी की कमी हो गई या अचानक उसकी मृत्यु हो गई, तभी यह व्यवसाय बंद हो जाएगा, क्योंकि यह एक व्यक्तित्व से संबंधित व्यवसाय है, एक व्यवसाय, एकाकी व्यापार है, अर्थात इसका बिजनेस क्या होता है? टेम्पोररी एग्जिस्टेंस होता है और लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस होता है इस प्रकार के व्यवसाय का। उतावले निर्णय, हैस्टी डिसीजन। कभी कभी क्या होता है कि व्यापारी आवेश में आकर के, उतावलेपन होकर के निर्णय ले लेता है, विवेक का यूज नहीं करता है, अचानक निर्णय लिया गया निर्णय, कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा निर्णय उसका सही ही होगा, कभी कभी निर्णय गलत होता है। वो उत्साहवर्धक होकर के, उतावलेपन होने आकर के निर्णय ले लेता है, तो इस प्रकार के निर्णय व्यवसाय के लिए हानिप्रद भी हो सकता है। मतलब लाभप्रद होगा जरूरी नहीं है, और हानिप्रद होगा ये भी जरूरी नहीं है। तो निर्णय क्या होता है? उतावलेपन में अचानक लिया गया निर्णय होता है, इसलिए इस प्रकार यह दोष है, डिसएडवांटेज है। सीमित साख योग्यता, लिमिटेड क्रेडिट वर्थिनेस, उसकी जितनी भी जान पहचान है। अगर कोई गुड्स वो खरीद करके ला रहा है, परचेज करके ला रहा है उधार में, क्रेडिट में, तो उसका लिमिटेड स्कोप है, क्रेडिट वर्थिनेस उसका लिमिटेड है, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड नहीं है, बहुत बड़ा व्यापार नहीं है, छोटा व्यापार है, तो उसका लिमिटेड क्रेडिट वर्थिनेस है, सीमित साख योग्यता है। आठवां अगर हम लोग देखें, सीमित व्यापार क्षेत्र, लिमिटेड बिजनेस एरिया, इस प्रकार का व्यापार क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन ये नहीं है कि हमेशा छोटा ही होगा, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं होता है। तो छोटा व्यापार होने के कारण इसका ऑपरेशन ऑफ एरिया क्या होता है? एक लोकल नहीं होता है, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं होता है, सीमित व्यापार क्षेत्र होता है इस प्रकार का व्यापार का। अगर हम नेक्स्ट बात करें डिसएडवांटेज का, गोपनीयता से संदेह को जन्म, सीक्रेसी गिव्स द बर्थ टू सस्पेंस। अगर बिजनेस में किसी प्रकार का गोपनीयता रहता है, गोपनीयता ठीक है कि बिजनेस की जो भी सीक्रेसी है वो सीमित व्यक्ति तक उसी के पास रहता है, तो गोपनीय रह सकता है, लेकिन ये गोपनीयता से सस्पेंस को भी जन्म देती है, संदेह भी होता है। कोई भी कस्टमर आता है, बहुत ज्यादा गोपनीयता उसको अगर महसूस होता है कि गोपनीय रख रहा है, बिजनेस की सीक्रेसी रख रहा है, तो संदेह की दृष्टि को से ही व्यापार को देखता है, व्यवसाय को संदेह की दृष्टि से भी देखता है। तो ये हो गए बड़े व्यवसाय के लिए अनुपयोग, मतलब इस प्रकार का बिजनेस जो है बड़े बड़े व्यवसायों के लिए इजी नहीं है, सुटेबल नहीं है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द बिग कंसर्न, बिग बिजनेसेस के लिए सुटेबल व्यवसाय नहीं है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया एक व्यापारी के, एक व्यापारी में क्या गुण है अथवा दोष है, डिमेरिट्स है। तो बच्चों अब हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में बहुत सारा प्रारूप पढ़े। आप देखिए हम चार्ट बना करके दिखाएं किस प्रकार का है, वो चार्ट में हम लोग पूरा डिटेल्स देखें कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन संगठन हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल और केवल डिस्कस क्या किए, एकाकी श्रमिक अथवा एकाकी व्यापार के बारे में डिस्कस किए। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न लिख लो। पहला, व्यावसायिक संगठन से आप क्या समझते हो, लिखना है व्यावसायिक संगठन से आप क्या समझते हो, उसकी परिभाषा लिख देना व्यवसायिक संगठन का। दूसरा,
व्यावसायिक संगठन के प्रारूपों का विस्तृत वर्णन कीजिए, मतलब चार्ट बना करके आपको बतलाना है, उसका विस्तृत वर्णन करना है। तीसरा क्वेश्चन लिखो कि आप एकाकी व्यापार से क्या समझते हो, अर्थात एकाकी व्यापार का परिभाषा दीजिए। एकाकी व्यापार का सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का परिभाषा लिखिए। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि क्या एकाकी व्यापार हमेशा छोटा होता है, क्या एकाकी व्यापार हमेशा छोटा होता है, क्वेश्चन मार्क करके इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाकी व्यापार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एकाकी व्यापार के विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन, एकाकी व्यापार के गुण अर्थात लाभ, एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को एक्सप्लेन करना है। तो क्या एक्सप्लेन करना है, मेरिट, गुण और लाभ किसका, एकाकी व्यापार का क्या गुण है और क्या लाभ है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिखना है, एकाकी व्यापार के अवगुण अथवा दोष, डिमेरिट और डिसएडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडिंग। तो इतना करना है। तो इतना करने के बाद हम लोग अब आगे जब भी क्लास होगा तो आगे क्लास में हम लोग सोल प्रोप्राइटर व्यावसायिक संगठन के जो दूसरे प्रारूप हैं उसके बारे में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से हम लोग आगे क्लासेस को बढ़ाएंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। सुरक्षित रहना है लॉकडाउन में और मन लगा करके पढ़ाई करना है, ध्यान से बार बार रिविजन करना है, बुक्स को भी पढ़ना है डिटेल्स में और क्वेश्चंस नोट्स भी तैयार करते रहना है। समय का सदुपयोग करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है। धन्यवाद।